आपकी होस्ट आलिया। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडिया के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब सुमित जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। वंस अगेन वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। आज हमने बात तो मैंने सिर्फ एक इशू पर करना थी, और वो ये है कि हम देख रहे हैं कि यूएनजीए के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे हैं, 3 डे विजिट पर हैं, संडे से लेकर आगे तक, यानी कल तक वो विजिट पर रहेंगे इंडिया के। तो आखिर ये जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का वहां पे जो विजिट है इंडिया का, उसका क्या मकसद है और उसमें क्या कुछ हासिल हो सकता है उनको भी और इंडिया को भी, हम ये पूछना चाहें। बल्कि इसी के साथ आपकी तरफ एक विजिट जो हो रहा है, उसी के साथ हमारी तरफ एक विजिट होना था। प्रेसिडेंट ऑफ यूएई ने यहाँ पर आना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया और उसकी बहुत सारी वजूहत सामने आ रही। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि ये जो विजिट है, जिसको ये कहा जा रहा है कि ये उनका फर्स्ट बायलैटरल विजिट है कहीं का, तो आखिर उन्होंने ये क्यों समझा, या इसकी कितनी सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मल्टीलैटरल जो इश्यूज हैं वो उसके पर बात होगी, बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी। प्लीज आप हमें जरा बताइएगा कि इसमें वो क्यों तशरीफ लाए आपकी तरफ। देखिए आलिया जी, नमस्कार। शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और सबसे पहले संवेदनाएं, पेशावर के इंसिडेंट के बारे में सुना। अभी पता लगा कि 46 लोगों की मृत्यु हो गई और काफ़ी लोग जख्मी हैं, हताश हैं। ईश्वर से यही कामना है कि जो जो जिनका देहांत हो चुका, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, और जो जख्मी है वो जल्द से जल्द ठीक हो, और ये जो खूनी खेल हो रहा है ये रुके, क्योंकि हम इस सब के सख्त खिलाफ है। और मेरा ये मानना है, तारीख तालिबान वालों को ऐसी घटिया और घिनौनी और गिरी हुई हरकत नहीं करनी चाहिए थी, वो भी मस्जिद के अंदर, खासकर जहाँ लोग अपने प्रेयर्स के लिए आए, अपने खुदा को याद करने के लिए। बहुत ही दिल को ठेस पहुंचाने वाली और इंसानियत को हराने वाली चीज़ की उन्होंने। अब टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ये जो प्रेसिडेंट साहब है, इनका पहला विजिट है, पहला इन्होंने विजिट अगर इंडिया चूज किया आलिया जी, तो ये बताता है इंडिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व जियो पॉलिटिक्स में, इंडिया का बढ़ता हुआ स्टैचर जियो पॉलिटिक्स में। G20 की प्रेसिडेंसी है, एससीओ की प्रेसिडेंसी है, उन्हें अभी वो लोगों से यहाँ मिलेंगे, उसके बाद वो बेंगलोर जाएंगे, वहाँ IISSC में मिल जाएंगे, डेवलपमेंट देखेंगे। आज वो हमारे जो राष्ट्रपिता है, आज उनका शहीदी दिवस है, महात्मा गांधी जी का, वहाँ गए थे, उनके स्मारक पर उन्होंने फूल चढ़ाए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लोगों से मिले, डेलीगेशन से मिल रहे, लोगों से मिल रहे। तो 3 दिन का विजिट यूजुअली बड़ा विजिट माना जाता है, क्योंकि अभी जो सारी जियो पोलिटिकल एक्टिविटी होती है, जो जियो पोलिटिकल सेंटर अभी है हर चीज़ का, वो इंडिया हो रहा है आने वाले टाइम में। और यहाँ पे महात्मा गांधी जी का आज डेथ एनिवर्सरी भी थी, वो भी एक रीज़न था। बेंगलोर का विजिट था, G20, एससीओ की प्रेसिडेंसी, काफ़ी जियो पोलिटिकल चेंजेस जो हो रही है, उसका एपी सेंटर इंडिया बन रहा है। और आप ये मत भूलिए कि इंडिया इज़ द ओनली इकोनॉमी विच इज़ अ शाइनिंग स्टार इन द वर्ल्ड रिसेशन टुडे। इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो ग्रो कर रही है, इंडिया एक ही इकोनॉमी है जो रिसेशन में नहीं है, और इंडिया एक ही बड़ी इकोनॉमी है जो 7 पर 8% पे ग्रो करेगी, और ऐसा कोई है नहीं। और इससे ये दर्शाता है कि उन्हें सबसे पहले ज़रूरत आनी पड़ी इंडिया ने की। और इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट पीस कीपर्स भी देता है यूनाइटेड नेशंस में, और बहुत टाइम से दे रहा है, और इंडियन पीस कीपर्स का बड़ा अच्छा नाम है। तो अगर आप इकोनॉमिक देखिए, सोशियो इकोनॉमिक देखिए, पॉलिटिकल देखिए, जियो पॉलिटिकल देखिए, और जितनी भी मूवमेंट्स है वो इंडिया में हो रही है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं इंडिया आता हूँ, यहाँ अपना एक जान पहचान, एक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप रशियन यूक्रेनी वॉर की भी देखें, तो कहीं ना कहीं मीडिएशन तो इंडिया, मोदी जी को ही कह रहे हैं सब कि भाई आप मीडिएट करके उसको खत्म कर दो। और आप रशियन यूक्रेनी वॉर के दुनिया भर में आप इम्पैक्ट देख ही रहे हैं, रिसेशन हो रहा है, रिट्रेचमेंट हो रही है, गूगल तक को लोग निकालने पड़ रहे हैं। तो ये जो मैं आपके चैनल पे काफ़ी बार प्रेडिक्ट कर चुका था कि एक बार मैंने किसी एक चैनल पे बोला था गूगल में भी रिट्रेंचमेंट होगा, तो लोगों ने मुझे गूगल की बैलेंस शीट उठा के डीएम कर दी। तो मैंने कहा ये बैलेंस शीट धरी की धरी रह जाएगा, तुम देखना रिट्रेंचमेंट होगा। क्योंकि मार्केट चलता है सेंटिमेंट में, सेंटिमेंट ओवरऑल मार्केट का खराब है, सेंटिमेंट कोई बहुत अच्छा है नहीं। तो ये सब चीज़ों के होते हुए आलिया जी, ये ज़रूरी हो गया था कि वो यहाँ आए, वो यहाँ अपने सबसे मिले, डॉक्टर जयशंकर से मिले। और मुझे पता नहीं कि वो प्रधानमंत्री जी से मिल रहे नहीं मिल रहे, अभी उसके मेरे पास कोई कंफर्मेशन है नहीं। उसने प्रधानमंत्री जी से भी मिल रहे। खैर MEA में तो उनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ, ये हुआ। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि उनका एक रिस्पेक्ट, उनका एक स्टैचर को सलाम, जिसे हम कहते हैं स्टैचर को सलाम। आप स्टैचर में आया आपके यहाँ, ये नहीं कि हमें इस चीज़ का घमंड है, ये नहीं कि हमें इस चीज़ का अहंकार है, बट ये एक, कहते हैं यू डोंट डिमांड रेस्पेक्ट, यू कमांड रेस्पेक्ट। इट इज अ सिचुएशन वेयर यू आर कमांडिंग रेस्पेक्ट, यू आर नॉट डिमांडिंग, नहीं आपको हमारे यहाँ पहले आना पड़ेगा। तो ये आ रहे हैं। और अगर आप देखिए, अगर आप पिछले 2 साल से देखिए, जैसे कोविड की थोड़ी परिस्थिति हट गई है, हल्की हो गई कोविड,
तो आप देखिए हमारे यहाँ हर हमेशा कोई ना कोई आया होता है। मैं तो ये मानता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो काम करता है, उसकी तो सैटरडे संडे का उसकी कोई छुट्टी नहीं है। पूरे 365 दिन या तो कोई आया हुआ होता है या हम कहीं गए हुए होते हैं। अगर आप डॉक्टर जयशंकर साहब को देखें, उनके पास भी टाइम नहीं होता, आपको कभी वो छुट्टी पे नहीं दिखेंगे। कभी वो आपको वो दिल्ली में या तो किसी ना किसी के साथ दिखेंगे या कहीं ना कहीं दिखेंगे। तो अब डॉक्टर साहब जाएंगे तो पूरे मंत्रालय, जो पूरी मिनिस्ट्री, उनको भी सचेत रहना पड़ता है, और खासकर जब कोई यहाँ आता है उसके संदर्भ में भी तो और भी चीजें और भी तैयारी करनी पड़ती है। जब मिनिस्टर जी साहब जाते हैं तो डेलीगेशन भी जाता है। जी। बाय द वे हमने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी तो इनवाइट किया है अभी एससीओ के लिए। अब देखते हैं, उनका पाकिस्तान से भी कुछ उसका कंफर्मेशन आया नहीं, और देखते क्या जी, होता है क्या नहीं बिल्कुल होता। देखते हैं कि क्या इनकी तरफ से जवाब आता है। अभी तक सोचो विचार में पड़े हुए हैं हम बहुत ज्यादा। जिस तरह मैंने कहा, वो आप सही कह रहे हैं, आपकी तरफ तो कोई ना कोई आया ही रहता है। तो आपकी तरफ ये प्रेसिडेंट आ रहे थे यूएनजीए के, तो हमारी तरफ यूएई के प्रेसिडेंट आ रहे थे। हमने कहा, हमने बड़ा खुश हुए कि चले कोई बात नहीं, कोई इधर भी आ रहा है। तो पता ही चला कि जो कुछ हुआ है पूरा दिन, तो वो उनका तो विजिट ही कैंसिल हो चुका है। अब वो दहशतगर्दी की बिना पे हुआ, वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं देख रही थी जो आप कह रहे थे, इसमें बड़ी मुझे दिलचस्प इनकी जो विजिट है उसकी कुछ डिटेल्स मेरे सामने आई हैं। मैं उसमें से एक पॉइंट पे जरूर आपसे बात करूंगी। कुछ तो आपने बताया जिसमें कि आपने कहा कि जो गांधी जी के हवाले से जो भी उसकी सेरेमनी थी उसमें तो वो शरीक हुआ। इसके साथ ये है कि ये कहा जा रहा है कि वो इसमें उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ऑन इस प्रेसिडेंसी थीम ऑफ सॉल्यूशंस थ्रू सॉलिडारिटी, इसके ऊपर जो है सस्टेनेबिलिटी एंड साइंस इन द यूएन। अच्छा, इसी के साथ एक बात जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि बेंगलुरु वो गए हैं, ट्रेवल उन्होंने किया, वेयर या करना है जो भी उसकी ये खबरें आ रही है। वेयर हिज एंगेजमेंट्स इंक्लूड एन इंटरेक्शन विद साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड ए फील्ड विजिट टू आईआईएससी लेड वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो ये जो उनका है विजिट, एक यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बात करना। इंडिया में जाके ऑलरेडी आप लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ा काम कर रहे हैं, और फिर जो वाटर के ऊपर बात करना, इसकी इसकी क्या सिग्निफिकेंस है उनके? देखिए, आईआईएससी एक प्रीमियम बॉडी है। जैसे मैंने बोला था बैंगलोर जा रहे हैं तो आईआईएससी से मिलने जा रहे हैं। आईआईएससी ने काफ़ी सारे ब्रेक थ्रूज किए इंडिया में, काफ़ी सारी जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज है वो हमने बनाई है। अभी देखिए आलिया जी, वाटर इज़ वेरी स्केर्स इन द वर्ल्ड। अगर मैं बात करूँ, जो नेक्स्ट बड़ी जंग होगी वो वाटर पे होगी। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान इज़ द थर्ड वाटर डेफिसिट कंट्री इन द वर्ल्ड। नंबर 3 नीचे से आप आते हैं कि पानी की किल्लत इतनी है। और दूसरी बात, आपने जो ग्राउंड वाटर निकाल रखा, काफ़ी डीप तक जाके आपने ग्राउंड वाटर ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है। अब वाटर कंजर्वेशन को लेके पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा कुछ होता है नहीं, मतलब पानी आता निकल जाता बह जाता है। वाटर कंजर्वेशन आपस ऑन इट्स ओन इज़ अ वेरी वेरी बिग बिजनेस, और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में हर एक को चाहिए। देखिए, अगर आप देखिए कतार की अब मैं बात करूँ, आज कतर ने कितना पैसा लगाया वाटर कंजर्वेशन में, बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाया है। और कतार का पर कैपिटा कंजप्शन भी शायद 450 लीटर पर पर्सन है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बट अब उनसे पूछिए कि वो 450 लीटर पानी के लिए वो कितने 10 20 30 डॉलर खर्चते हैं उतना पानी लेने के लिए, $100 दिन का पर पर्सन। तो ये जो हमें चीजें यहाँ फ्री में मिल रही है, इसको अब इंडिया अब आगे चल चुका है। आलिया जी, इंडिया की अगर मैं आपको बात बोलूँ, यहाँ हम किसी चीज को फ्री में नहीं मानते, रिलीजियसली भी और कंट्री वाइज भी, कि यार हर चीज फ्री में कोई नहीं है तो निकाल दो, जमीन से निकाल दो। As from a Hindu religion point of view and even from a country point of view, we consider nothing is free, everything is scarce. अब आप देखो, अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, you will be surprised to know 42% of the India works on renewable energy. हमारी अभी 42% इतने बड़े मुल्क की एनर्जी रिन्यूएबल है। वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल। तो वाटर कंजप्शन में, वाटर के टेबल को राइज करने में हमने एक अमृत सरोवर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें वी हैव डग लैक्स ऑफ सरोवर, छोटे छोटे पॉन्ड्स। उसमें क्या होता है, एक साल को आपको पानी नहीं दिखेगा, दूसरे साल, तीसरे चौथे पांचवें साल तक आपको पानी दिखेगा। पानी का मतलब है कि आसपास के एरिया का वाटर रिजर्व जो है, ये व्हाट यू कॉल दिस, वाटर जो है टेबल ऊपर आ गई है। जब आप ऐसे पानी के रिजर्वायर बनाते हो, छोटे 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 छोटे, बड़ा तालाब कहूँगा, रिजर्वायर तो नहीं कहूँगा, बड़ा तालाब कहूँगा, तो उससे क्या होता है, पहले साल कुछ नहीं दिखता। अब गुजरात की बात कीजिए, मोदी जी जब वहाँ गए थे तो पहले जो चाय बनती थी उसमें दूध फट जाता था, इतना खारा पानी होता था। पहले तो एक दो उन्होंने नदियाँ मिलाई, बाकी हम नदियाँ मिलाने का काम करा कर, वो तो बड़ा काम है, उसमें वाटर फुटिंग पे काम चल रहा है। इन्होंने यही वहाँ सरोवर खुदवाए, पहले साल कुछ नहीं आया, दूसरे साल नहीं, पर पांचवें साल सरोवरों में, यानी पॉइंट्स में पानी रहा।
पानी होने का मतलब है कि आसपास का वाटर टेबल बढ़ गया, और ये जो रेन वाटर आता है ये बह नहीं जाता। तो वाटर कंजर्वेशन के एक तो सीवेज ट्रीटमेंट है, और कई सारे तरीके हैं हाउ टू कंजर्व वाटर, हाउ नॉट टू वेस्ट वाटर। तो वो सब चीज़ों का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन उन्हें दिखाया जाएगा। कौन कौन सा मॉडल इंडिया ने बनाया है वो दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, ये कतर वाले मॉडल पे नहीं चल सकता। भाई कतर तो दिन के $100 लगा देगा एक आदमी के पानी पे, हम तो नहीं लगा सकते ना, आप तो नहीं लगा सकते तो $100। तो यहाँ जो टेक्नोलॉजी बनती है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है। वो टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जिसको आप अफ्रीका, जाम्बिया, मोजाम्बिक, कॉन्गो में भी यूज कर सकते हो, तब भी प्रोडक्टिव रहेगी। तो यूएन के लिए पानी की एक समस्या है। जैसे वैक्सीन के लिए वो भारत आ रहे, तो पानी की समस्या के लिए भी वो भारत आ रहे। कि कौन से ऐसे मॉडल है जो इंडिया ने डेवलप किए जो वर्ल्ड ओवर एप्लीकेट हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कतर वाला मॉडल नहीं चल सकता, डिसैलिनेशन प्लांट और रिवर्स ऑस्मोसिस, वो बहुत महंगा तरीका है, उससे उससे हमारा काम नहीं चलेगा। तो ये चीज को जानने के लिए, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि यूएन का कहीं ना कहीं अफ्रीका, साउथ अमेरिका, और ये, और मैं आपको बताऊं, ये साउथ ईस्ट एशिया में कई सारे मुल्क हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, जहाँ पानी बहुत कम होने वाला, पानी की दिक्कत बढ़ने वाली है। अगर आप पानी को स्टडी करें तो कभी एक रिवर है मिगोंग, मिगोंग स्टडी करिएगा, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया में से जाता है। चाइना ने कैसे 60 मिलियन लोगों की ऐसी रैसी कर दी, वहाँ फ्लोरा फोना खत्म हो गया, उन लोगों की जिंदगी उस पर डिपेंडेंट थी, पानी पे। आज हालत ये, वहाँ चाइनीज कंपनी पीने का पानी बेचती है जो दरिया के किनारे रहते हैं उनको। तो वहाँ इरावती डॉल्फिन भी है उसमें, और मिगोंग इज थर्ड और फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर इन इन द होल वर्ल्ड। तो एक मिगोंग की केस स्टडी में हर एक को जरूर कहता हूँ देखने के लिए, ताकि आपको पता लगे पानी की अहमियत क्या, और पानी को कंजर्व करना कितना जरूरी है। तो ये जो इंडिया, आपने को मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, इंडिया जो टेक्नोलॉजी बना था पूरी दुनिया के लिए बना था, अपने लिए नहीं बना था। मुझे क्या सूट करता, मान लीजिए मैं 1 लीटर पे 10 रुपए खर्च कर सकता हूँ, $2 या $2 खर्च कर लूंगा मैं। बट अफ्रीका में वही रहने वाला बंदा, वो तो 2 सेंट भी नहीं खर्च करेगा ना। टेक्नोलॉजी ऐसी बनानी है जो उसको भी दिया जाए, टेक्नोलॉजी ऐसी बनानी है जो रेप्लिकेट हो, टेक्नोलॉजी ऐसी बनानी है जो जोग्राफिकल सेंट्रिक में हो, टेक्नोलॉजी ऐसी बनानी है कि जिसे दुनिया में कोई भी यूज करके उसका फायदा उठा सके। तो ये चीज उनको डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे फ्रॉम एंड टू एंड, फ्रॉम कंजर्वेशन, प्रोसेसिंग, सेविंग एंड ये सीवेज ट्रीटमेंट, जो भी चारों स्टेज होते हैं इसके, चारों के चारों स्टेज में वो डेमोन्स्ट्रेशन होगा। फैंटास्टिक। अच्छा, आपसे इसी के हवाले से एक और सवाल मेरा ये होगा कि क्योंकि ये बात कही जाती है कि इंडिया यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबर के तौर पर जो है वो अपनी एक हैसियत समझता है और चाहता है, तो आप समझते हैं कि ये जो परमानेंट मेंबर होने के लिए कोशिश हो रही है, तो उसकी भी एक कड़ी उनके विजिट से मिलती है? उस सिलसिले में भी बातचीत हुई या होगी? देखिए, यूएनएससी में भारत का जब परमानेंट सीट की बात है, सबसे पहले देखिए, जब यूएनएससी बना था तो ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बना था। तब एक यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड थी, वर्ल्ड जो थी वो यूरोप सेंट्रिक थी। और तभी आप देखेंगे कि इसमें ज्यादातर यूरोपियन पावर है। P5 में एक एक यहाँ का, वहाँ का अमेरिका हटा दीजिए और नीचे का चाइना हटा दीजिए। वैसे सीट तो हमें मिली थी, हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने वो चाइना को दे दी। तो इनको हटा दीजिए, बाकी तीनों देश यूरोपियन है। अगर आप रशिया को निकाल दे, बाकी देश, बाकी जो 2 देश है उनकी औकात मिलके भी हमारी जितनी नहीं है। आज हम वर्ल्ड की थर्ड बिगेस्ट आर्मी रखते हैं, थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखते हैं, 20% आबादी, यूएन में सबसे ज्यादा पीस कीपर्स हमारे हैं, हम पेट्रोकेमिकल्स में नंबर 4 हैं। अब तो हम जो इथेनॉल बनाए, जो ये इथेनॉल कह रहा हूँ, इथेनॉल ब्लेंडिंग में हम नंबर 1 है। और ये जो आज हम एविएशन फ्यूल बनाते थे, एक टाइम हम नेट इम्पोर्टर थे, अब हम एक्सपोर्टर बन गए। तो अगर आप सुमित जी, आपने बोली वीडियोस नहीं देखी? कौन हमारी सी फौज नंबर 1 है दुनिया में, हमारी एजेंसीज नंबर 1 है। आप कहाँ पर आप कह रहे हैं आपका सब कुछ नंबर 1 है? चलिए, उसमें मैं कह रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमी में हम कहें, मिलिट्री में हम कहें, और हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कहें, हम इकोनॉमी में कहें, सबसे ज़्यादा यूथ हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा इंजीनियर डॉक्टर हम बनाते हैं, दुनिया की 20% पॉपुलेशन, हम सबसे ज़्यादा पीस कीपर्स हम देते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में हम नंबर 4 है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड है, स्पेस में सुपर पावर है। तो मैं आपको ऐसी चीज़ें गिनाता रहूँगा जहाँ वी आर नंबर 1। कहावत ये है, कहने का मतलब ये है, व्हाट वी आर डिमांडिंग फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस इज नॉट अ रिक्वेस्ट। पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल बाद कहा था, इंडिया पेशेंस इज रनिंग आउट। अगर आप देखिए, आलिया जी, ये जो ITU2 बना, जो क्वाड बना, जो G7 बना, G20 बना, ये जितने भी SCO बना, ये क्यों बने? क्योंकि कहीं ना कहीं जाके जो यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ी कमजोर हो गई है। जब तक P5 है, और आपको पता P5 में 2-3 रूल्स बड़े फैंटास्टिक है।
जब तक P5 है तब तक, और एक भी आदमी के पास वीटो है, तो दुनिया में कोई यूनानिमस डिसीजन हो ही नहीं सकता। कल को आप बोले इस P5 को P20 कर देते, अगर तब भी एक आदमी के पास वीटो रहेगा, कोई कुछ काम नहीं होगा वहां पे। अभी तो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत हो जाता था, वो भी नहीं होगा। आज भारत को सीट देना दुनिया में, दुनिया की जरूरत है। आप भारत पे कम से कम 10 से 15 चीजों के लिए दुनिया भारत पे डिपेंडेंट है। तो आप भारत को सीट नहीं दोगे तो भारत ने क्या कर लिया? देखिए, अगर आप यूएन से बाहर जाए, चलिए इसको आपने मतलब यूएन, हुआ कि इस एजेंडे पर भी उनकी जो है वो डिस्कशन हुई है, मीटिंग हुई है, या एक ये उनका ये 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 तो साफ सपोर्ट कर चुके हैं ना। पर मैं आपको उसी पे आ रहा हूँ। इस चीज को हर कोई सपोर्ट कर चुका है एक्सेप्ट चाइना। अब टेक्निकलिटी क्या है? देखिए, ये जितने भी फोरम्स इंडिया के बाहर हैं, मतलब सॉरी इंडिया के बाहर, यूएन के बारे में 8 बड़े फोरम है, SCO, G20 वगैरह। इन फोरम में आप देखिए, इंडिया एक वाहिद कंट्री और मोदी जी एक वाहिद प्रधानमंत्री जो सब 8 में, बाकी कोई नहीं है। अगर B4 कंट्रीज की बात करें जिसमें इंडिया, रशिया, US और चाइना आता है, हर फोरम में शी जिनपिंग भी नहीं है, हर फोरम में जो बाइडेन भी नहीं है, हर फोरम में पुतिन भी नहीं है। इंडिया इज द ओनली कंट्री। इससे आपको भारत का जो बड़ा हुआ स्टैचर है वो समझ आएगा। दूसरी बात, P5 में क्या है आलिया जी? P5 में एक लिमिटेशन होता है। अगर P5 कंट्री चाहे तो वो दूसरे किसी को और P5 में घुसने भी नहीं देगा। इट्स अ रूल रिटन इन यूएन चार्टर। अगर P5 चाहे तो दूसरे का जब एंट्री करेगा उसको वीटो कर देगा। तो अगर P5 चाहे तो कोई रूल बदल ही नहीं सकता, वो भी वीटो कर सकता है। तो P5 इज एब्सोल्यूट पावर एंड दैट एब्सोल्यूट पावर इज करप्टिंग द होल सिस्टम। अभी यहाँ अगर आप मेरी बात माने तो मेरे हिसाब से, मैं इसमें कई बार अपने नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ, हमारे को करीब 12 कंट्री का चाहिए अभी यूएनएससी में। जैसे मैं आप बात करूँ, साउथ अफ्रीका चाहिए, मैक्सिको चाहिए, ब्राजील चाहिए, मिडिल ईस्ट से एक कंट्री चाहिए हमें। तो जब तक हम 10-12 कंट्री हो, और वो दे शुड गो बाय मेजोरिटी वोट, चाहे मेजोरिटी वोट 80-20 हो या 70-30 हो। मान लीजिए अगर 10 कंट्री हो तो अगर 8 ने बोल दिया हाँ तो हाँ, या 7-7-30 हो। बट ये जो यूनानिमस वीटो पावर है, और यहाँ तो वीटो पे भी वीटो लगा सकते हो आप, ये कहीं ना कहीं दुनिया के में जो यूएन है उसको खोखला और खाली कर रहा है। एंड यूएन इज बिकमिंग लाइक अ टूथलेस टाइगर। आज देखिए ना, अगर भारत यूएन में नहीं है तो किसकी औकात है यूएन में बैठने की? मैं अमेरिका को हटाऊं, चाइना को हटाऊं, और बाकी जो 2 कंट्री है उनका भारत से कोई मुकाबला, कहीं स्टैचर है उनका भारत से? पर वो P5 मेंबर है। हम भी अभी तो 2 साल तक वी आर नॉन परमानेंट मेंबर्स इन P5, बट अल्टीमेटली इट इज द स्टैचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपना स्टैचर प्रोटेक्ट करना है, हमें सीट क्यों दिलानी, कैसे दिलानी, उनका सरदर्द नहीं दोगे तो जो मैं कहता हूँ, माय कॉन्सेप्ट इज आइलैंड्स ऑफ पावर। दुनिया में आइलैंड्स ऑफ पावर बन चुके हैं एंड वी आर इन एवरी आइलैंड ऑफ पावर। आज देखिए G20 से की इज अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म। 85% of the global GDP, 80% of the global trade, and 70% of the people are covered in G20. तो बताइए, ये ज्यादा पावरफुल है या यूएनएससी ज्यादा पावरफुल है? पर आप और मैं जब से बड़े हुए तो हमने यूएनएससी को कौन सी लड़ाई रोकते हुए देखा है? कौन सी वॉर यूएन ने प्रिवेंट कर दी? नहीं कर पाए ना। ये रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की कुछ नहीं कर पाए, पैलेस्टीन इजराइल कर पाए, इंडिया पाकिस्तान कर पाए, नहीं कर पाए। ये मिडिल ईस्ट में जो तबाही हुई उसको प्रिवेंट कर पाए, नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाए। क्योंकि ये जो यूएनएससी है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है गलत है। ये बना था 1960 के दशक के लिए। 2020, 22, 23 में ये रेलेवेंट नहीं है। जब तक इसको नहीं बदला जाएगा, आप अपेक्षा भी ना करें कि कुछ होगा। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग ग्रेट टू हैपन। आप लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगी इस टॉपिक से हटके, लेकिन क्योंकि एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की, जिसमें वो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बात की है, और उसमें वो जो एक बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने जो रिलीजियस पर्सनालिटीज है जैसे कृष्णा की बात की इस तरह की। अच्छा, अब हमारी तरफ तो कोई आप जानते ही हैं कि जिस तरह अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सागदार साहब ने कहा कि ये तो बस मुल्क अल्लाह ने बनाया है, तो वही इसका जो है वो इकोनॉमी भी संभालेगा, तो हमने तो बड़ा उसका मजाक बनाया और उड़ाया। लेकिन तो आपकी तरफ से आमतौर पर ऐसा नहीं होता ना, यानी डिप्लोमेसी में इस तरीके की जो मिसाल है, एग्जाम्पल्स नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दी। तो मुझे बताइएगा कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है? उन्होंने ये कहा कि शायद पाकिस्तान को इतनी मर्तबा जो है माफ किया, या ऐसी कोई बात की उन्होंने ना कृष्णा पाकिस्तान को, का कि हाँ उन शिशुपाल, देखिए देखिए, पाकिस्तान के संदर्भ में आपने साथ है तो थोड़ा वो लंबा वीडियो पर पाकिस्तान पे बात करते हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के भाई थे, मुसेरे भाई थे शिशुपाल। शिशुपाल था मुसेरा भाई, ठीक है, भाई थे आपस में। तो कहीं ना कहीं उनकी माता को यह पता लग गया कि भाई इसकी मृत्यु भगवान कृष्ण के हाथों होगी, ही विल डाई इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण।
तो उसकी माँ ने बोला कि आप मुझे वचन दो, गिव मी अ प्रॉमिस यू विल नॉट किल हिम। उसने बोला आई कैन नॉट गिव यू अ वचन और प्रॉमिस नॉट टू किल हिम, मैं उसकी 100 गलतियां माफ कर दूंगा, मैं 100 गलतियां माफ कर दूंगा, 101 गलती वाली गलती नहीं छोड़ूंगा। तो डॉक्टर जयशंकर साहब यही कह रहे थे, एग्जाम्पल इसीलिए दिया जो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस की बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक पेशेंस अगेन हैज अ लिमिट, इट हैज अ लक्ष्मण रेखा, कब तक, कहां तक, कितना। तो यहाँ भी ये दोनों भाई थे आपस में, मुसेरे भाई थे, पर जैसे शिशुपाल 101 बार गलती करती तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जाता, उसकी गर्दन कट जाती है। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान, अगर हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस की बात करें तो एक लिमिट है, 1 बार 2 बार 5 बार, बट स्ट्रेटेजिक पेशेंस इज नॉट अ एवर एंडिंग इलास्टिक। ये कंपैरिजन डॉक्टर जयशंकर ने किया था, क्योंकि जैसे कह रहा वहां भी स्ट्रेटेजिक पेशेंस वाज नॉट एन elastic which could be ever pulled in, it had a limit. So here also the strategic patience has a limit. ये तो पाकिस्तान के सुमित, अभी 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 तो 100 तक पहुंचने में बड़ी देर है ना। तो दूसरा ये कि मैंने आपसे जो सवाल किया था वो ये था कि वो वैसे हमने देखा कि इस तरह की रिलीजियस एग्जाम्पल्स जो है वो वहां से नहीं आती, हमारी तरफ से आती है। ये मुझे देखकर और सुन के बड़ी हैरानी हुई कि वो उनकी तो डिप्लोमेसी ऐसी है कि वो ऐसी बात ही करते हैं। तो अचानक उन्होंने इस तरह की एक एग्जाम्पल दी, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगी कि ये क्या चक्कर है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं कि अब इस तरीके से लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अभी तो हम 100 तक ही नहीं पहुंचे सर। नहीं देखिए आलिया जी, वो आपको और मेरा हिसाब देखिए, जो जो स्ट्रेटजिक पेशेंस की बात कर रहा उसके पास असली काउंट होगा, मुझे नहीं पता 100 तक पहुंचे नहीं पहुंचे, बट और ऐसी 100 की कोई गारंटी भी नहीं थी हमने। ये एक एग्जांपल ली गई कि वहां भी देवर, मतलब भाई मान लीजिए, बट विद इन अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, बट बियॉन्ड अ लिमिट द लिमिट इज क्रॉस। लक्ष्मण रेखा जो हमारे कहते हैं ना, दैट यू क्रॉस दैट लक्ष्मण रेखा, वो आप क्रॉस कर लेते हो। तो वही वाली बात है कि पाकिस्तान को मेरे हिसाब से मैसेज ये था, आप लक्ष्मण रेखा पार ना करें। The strategic patience is not a ever ending elastic with no limits. Everything has a limit or a time attached to it. जी, अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो वो एक इसी चीज में एक चीज थी। 60 साल से ट्रीटी खड़ी थी और अब भारत ने 90 दिन का नोटिस दे दिया। पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया, कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार उसके